नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। माधव निदान में हम लोगों ने वात व्याधि के अंडर में बहुत सारे व्याधियां देख ली हैं। अभी हम लोग मूक आदि के लक्षण देखेंगे कि कोई इंसान बोल नहीं पाता है तो या फिर बोलते टाइम अटकता है तो क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं। इसमें आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 65 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए और एक एक शब्द को अच्छे से समझिए, क्योंकि ना हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। कल रात को भी इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक पेशेंट आए थे जिनको डिलेड माइलस्टोन था, उसको भी बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो ऐसे ही सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें ऐसे बता रहे हैं 65 नंबर के श्लोक में, आवृत्त वायु सकफो धमनी शब्द वाहिनी नरान करोत्य क्रियम कान मुख मुन्मित गदगदान। इसका मतलब यह है कि कफयुक्त वायु विकृत होकर शब्द वाहिनी धमनियों को आच्छादित कर देता है। मतलब वोकल कॉर्ड में कफयुक्त वायु जो है वो वोकल कॉर्ड को आच्छादित कर देता है, जिससे मनुष्यों को मुख मिनमिना और गदगद भाषी कर देता है। बिल्कुल ही ना बोलने को मुख बोलते हैं। अल्पवाणी और सानुस्वार नाक से बोलने वाले को मिनमिना और कुछ छोड़कर बोलने वाले को गद कहते हैं। ये सब वायु की विकृति की वजह से ही होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मुकादिना स्त्रीन्नाह आवृत्त्यादि आवृत्त्यत्यादि अक्रियकान अवचन क्रियकान। फिर बोल रहे हैं कि नयम भावे ईषदर्थे च आद्यो मुको वचनः द्वितीयो मिनमिनः सानुनासिकर सानुनासिकर सवचनः तृतीयो गदगदो लुप्त पद व्यंजनाभिधायी एषां च समान कारणाभिधाने अपि दुष्टेरुत्कर्षाभिर्दृष्टा वशाद्वा भेद इत्यनुनेयम्। इसका मतलब यह है कि मुख आदि तीनों के लक्षण कहते हैं आवृत्त इत्यादि अक्रियाकान अर्थात वाक क्रिया का ह्रास हो जाता है, जिससे मनुष्य बातचीत नहीं कर सकता। अक्रियाकान यहाँ पर नैय प्रत्यय अभाव और अल्प भाव इन दोनों का सूचक है। जैसे कि मुख व्यक्ति जो कि बिल्कुल नहीं बोल सकता है, यहाँ वचन क्रिया का अभाव पाया जाता है, मतलब मुख व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है। मिनमिन और गदगद में मनुष्य येन केन प्रकार कुछ न कुछ तो बोल लेता है, अतः यहाँ अल्प भाव अर्थ का बोध होता है। इन तीनों में पहला मुख होता है जिसे कि गूंगा कहते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोल सकता है। दूसरा मिनमिन होता है जो नाक में बोलता है, जिसे नुन या गूंगा कहते हैं, नुन गूंगा कहते हैं। तीसरा गदगद होता है जो स्वर जो रुक रुक कर बोलता है और बात करते समय कई अक्षरों के बीच में ही खा जाता है, जिसे कि प्रचलित भाषा में हकला कहते हैं।
हकलाना कहते हैं। यद्यपि ये सब एक ही स्थान में और एक कारण से होते हैं, किंतु इन कारणों में तारतम्य होने के कारण और डाइवर्स से इसका परस्पर भेद रहता है। फिर बोल रहे हैं कफयुक्त वायु शब्द वाहिनी धमनियों को आवृत कर देता है, जिससे मनुष्य बोलने में बिल्कुल असमर्थ होकर गूंगे बन जाते हैं, अथवा नाक से बोलने वाले गूंगने टाइप बन जाते हैं, गुन्ने, अथवा रुक रुक कर बोलने वाले हकले या तोतले बन जाते हैं। कुछ कुछ शब्द भी अलग तरह से बोलते हैं, तो तोतलाना ऐसा मतलब हमारे लोकल भाषा में बोला जाता है। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया आप लोग भी बताइए, और किस तरह से आप लोगों ने उसको डायग्नोज किया और किस तरह से चिकित्सा किया, यह कृपया बताइए। मैं आप लोगों को 1 मिनट यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, एक बार आप लोग देखिए, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं? अगर आए हैं तो कृपया बताइए। मोनिका मैम, कंचन मैम, बोलिए। प्रणाम सर। जी, आते हैं सर ऐसे पेशेंट बच्चों में। ये जो आपने डिफरेंशिएशन बताया ना, वो तो मैंने कभी नहीं किया था। पर ये मूक वाला मतलब पूरा गूंगा, जो बचपन से ही उसको गूंगा है, वैसे भी आते हैं। और या फिर किसी कारणवश जैसे एक्सीडेंटल कुछ उस पे मर्म पे आघात होने की वजह से गूंगा हुआ है, वैसे भी आते हैं। और सर ये जो मिन मिन बोला है और गदगद जो भाषी बोला है ना, वो वैसे भी आते हैं सर। जैसे बच्चों में मोस्टली, या फिर बड़ों में भी कुछ एज होने के बाद, जिसमें थोड़ा सा मतलब उनका सत्व बहुत ही लो टाइप है। और मतलब वो बहुत बार घर में किसी कारणवश उनमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, या फिर बच्चों में भी या स्कूल में भी उनको प्रेशराइज किया जाता है। उनमें गदगद भाषी बहुत मिलता है। ये उसके कारण बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डराना धमकाना यही हो। बहुत सारे कारण मिल सकते हैं पेशेंट को। जैसे हम देखते हैं, उसके लक्षण वगैरह देखते हैं, उसको अच्छे से चेक करते हैं, तो उनमें हमको बहुत सारे कारण मिल सकते हैं। पर ये गदगदभाषी तो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में बहुत सारे इसमें मिलता है सर। और ये मिनमिन भी मिलता है। पर अभी इसमें आपने डायग्नोसिस सिखाया, वो मैं जरूर करूंगी आगे के लिए। और इसमें ट्रीटमेंट में मूक जो है, गूंगा एकदम बचपन से, उसमें तो मैंने नहीं देखा कि इम्प्रूवमेंट है। पर वो उनका कहना रहता है कि आप चला के देखो मेडिसिन। तो जैसे मैंने वैद्य दवाइयाँ चला के, या फिर उसकी मतलब जो जिह्वा होती है उसको चेक करके, उसमें कुछ लगता है क्या, डिफॉर्मिटी है क्या, या फिर क्या डिफॉर्मिटी के कारण ये मूक है, ऐसे सोच के थोड़ा मेडिसिन दिया है मुझे। यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं मिला है। पर गदगद भाषी और मिनमिन जो है, इसमें मिल जाता है सर। जैसे मैदे दवाइयाँ चलाओ, या फिर किसी जो लक्षण है उसके हिसाब से मेडिसिन चलाओ, तो थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाता है सर इसमें। जी सर। और किसी ने कुछ देखा है तो बताइए कृपया, कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 66 नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें है तूनी के लक्षण। तूनी प्रतितूनी, ये आयुर्वेद के बहुत ही ऐसे व्याधियां हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इसमें बोल रहे हैं तूनी के लक्षण। अधो या वेदना याति वर्चो मूत्राशयोत्थिता भिंदतीव गुदोपस्थ सा तुनि नाम नामतः। इसका मतलब यह है कि मूत्राशय और पक्वाशय में कुपित हुआ वायु जो है, वो गुदा और उपस्थ लिंग या योनि पे काटने की सी पीड़ा उत्पन्न करता है, इसे तुनी कहते हैं। यहाँ पे अपान वायु की दृष्टि रहती है मूत्राशय और पक्वाशय में। टीकाकार क्या बोलते हैं कि तूनिम आह अध इत्यादि अदिति गुदोपस्थम वेदना शूलम वर्चो मूत्राशयोत्थिता पक्वाशय मूत्राशयोत्थिता पक्वाशय मूत्र पुटयोर व्यस्त समस्तयोर जाता उपस्थम स्त्री पुंसयोर गुह्यम नामता इति प्रसिद्धतः। मतलब तूनी के लक्षण कहते हैं अध इत्यादि। अध अर्थात वक्षों से उत्तर कर गुदा और इंद्रिय तक पहुंचने वाली जो अधा मतलब नीचे, नीचे के साइड में। वेदना मतलब शूल या पीड़ा बोलते हैं। वर्चो मूत्राशयोत्थिता, पक्वाशय और मूत्राशय से उत्पन्न होती हुई यह पीड़ा कभी कभी पक्वाशय और मूत्राशय इन दोनों में से मिलकर उठती है, और कभी कभी मूत्राशय से अथवा केवल पक्वाशय से उठा करती है।
उपस्थ शब्द से स्त्री पुरुष का गुह्य प्रदेश ग्रहण किया जाता है। नामता मतलब अर्थात तुनी नाम से प्रख्यात होती है। पक्वाशय मूत्राशय बस्ती गवनी और वृक्क से उठती हुई वेदना, नीचे गुदा और पक्वाशय मूत्राशय मतलब बस्ती गवनी और वृक्क से उठती हुई नीचे गुदा और उपस्थ और योनि में बेधल एक तीव्र पीड़ा होती है, उसे तुनी कहते हैं। प्रचलित भाषा में से वृक्क शूल या दर्द गुर्दा कहते हैं। इसमें जो टीका ऐसे लिखा है कि यह लक्षण मूत्राशमरी के कारण उत्पन्न होता है, तो किडनी स्टोन की वजह से ये पेन होता है। अश्मरी जब वृक्क या गवनी में स्थित होता है तब इस प्रकार की वेदना होती है। शूल या प्रधान लक्षण देकर इस व्याधि का नाम व्याधि का वात व्याधि में समावेश किया गया है। चिकित्सा में तूनी की चिकित्सा मूत्राशमरी के समान करनी चाहिए। आप लोगों ने किडनी स्टोन के पेशेंट देखे हैं क्या, कि उनके कैसे पेन होता है? कुछ बताइए आप लोग के आसपास किडनी स्टोन के पेशेंट आए हैं? डॉक्टर मीनल मैम, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आकांक्षा मैम, देखा है तो बताइए कृपया। कंचन मैम, मोनिका मैम। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, अभी एक पेशेंट चल रहा है, तो सर उसके जो है ये लोअर रीजन से दर्द होता था और सीधे क्या कहते हैं हाई रीजन में जाता था, और मतलब सेशन एरिया में जाता था पेन उसका बहुत तीव्र दर्द होता था एकदम। तो सर जब स्टोन निकली थी उसकी तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ था एकदम, मतलब जैसे ऐंठ जाता है व्यक्ति इस तरह से। जी, तो आपने चिकित्सा क्या दिया? सर मैंने एक तो पेटेंट दवाई देता हूँ जिसमें क्या कहते हैं एब छार, मूली छार और पाषाण भेद, तुलसी वगैरह का इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने गोपचरादी गोकुल दिया, चंद्र प्रभा बटे सर उसे, और अलग से थोड़ा सा हजरलयुद्ध भस्म दिया था। इसी में सर वो किडनी और गोपचरादी गोकुल दिया था मैंने। इसी में सर उसकी अभी तक निकल रही है, एक निकल गई, अभी परसों 2-3 और निकली सर इस तरह से। जी सर। और किसी का कुछ एक्सपीरियंस है? कंचन मैम आपके पास आते हैं किडनी स्टोन के पेशेंट? जी सर, बहुत आते हैं सर, किडनी पेशेंट के तो बहुत ही आते हैं। और जो पेन आपने बताया ना वैसे ही पेन रहता है। बहुत बार तो जैसे कभी कभी ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा ये हो जाता है साइटिका और इसका, क्योंकि पेन ऐसे बोलता है पेशेंट की रीनल एंगल से स्टार्ट होके पूरे पैर में जा रहा है। तो यंग एज पेशेंट है तो थोड़ा सा, पर हमको अच्छे से उसको पूछना पड़ता है कि कैसे पेन है, क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, और कुछ गिरने की हिस्ट्री है क्या, क्योंकि साइटिका में भी बहुत बार मिलता है, वैसे सेम पेन यहाँ पे भी मिलता है। तो हमें अच्छे से डायग्नोस करके फिर ट्रीट करना पड़ता है। और बहुत आते हैं सर, ये मुंबई साइड में तो पता नहीं, मुझे किडनी स्टोन तो बहुत ही मिला है पेशेंट, बहुत मतलब मैं जो शुरू में जो ओपीडी दिखती थी ना बहुत एक साथ बहुत सारे पेशेंट की, तब तो मुझे दिन में 4-5 पेशेंट तो पक्के मिलते ही थे, बिल्कुल कंटिन्यू है ही उनको। और बहुत बार ऐसे होता था कि हम उसको ट्रीट तो कर देते हैं पर उनमें टेंडेंसी भी रहती थी कि बार बार हर साल में कुछ दिखते ही थे सिम्टम्स। हो सकता है वो हेतु सेवन बंद नहीं कर पा रहे हो, या फिर पानी का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर पता नहीं उनके फूड का कुछ प्रॉब्लम हो, पर होता था। बहुत बार यहाँ पे हो सकता है कि वेग धारण का भी हिस्ट्री होता ही है, क्योंकि वो लोग ट्रेन में घूम रहे हैं काफी देर तक, मूत्र का वेग है, मल का वेग है, वो रोकना पड़ता है, तो ये भी मिलते हैं हेतु से। जी सर। और कुछ लोगों को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आशा मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं? आकांक्षा मैम, आशा मैम, मिनल मैम। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा बच्चे का टिफिन बनाने में बिजी हूँ इसलिए बोल नहीं सकते। ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रतितुनि के लक्षण 67 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि गुदपस्थो तिथा यातु प्रतिलोमम प्रधाविता वेगे पक्वाशयम याति प्रतितुनीति सोच्यते। इसका मतलब यह है कि गुदा और उपस्थ में कुपित हुआ वायु जब वेग से ऊपर को चढ़ता है और पक्वाशय में जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है यहाँ पे, तो उस स्थान में पीड़ा होती है, इसे प्रतितुनि बोलते हैं। यह तुनि से विपरीत होता है,
तुनी में ऊपर से नीचे आ रहा था क्योंकि किडनी स्टोन अटका हुआ है किडनीज में या फिर यूरेटस में या फिर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, तो ऊपर से नीचे होता है। प्रतितुनी जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, वेग से ऊपर को चढ़ता है तो उस स्थान में पीड़ा होती है, इसे प्रतितुनी, क्योंकि प्रतिलोमित हो रहा है वायु, यह तुनी से विपरीत होता है। इसमें टीकाकार क्या बता रहे हैं, टीकाकार का मत जो है वो जानना बहुत जरूरी है। टीकाकार बोलते हैं कि प्रतितुनिम आहा गुदेत्यादि प्रतिलोमत लोमत्यत्योर्ध्वम वेगेर वात कृतोद्गमहि स्यत्यनेन भिन्नस्तिव्ये तीव्रेत्यति दृश्यते। मतलब प्रतितुनि के लक्षण लिखते हैं कि गुदेत्यादि प्रतिलोमम अर्थात नीचे से ऊपर की ओर वेग से चढ़ती है, वेग ही अर्थात वायु के तीव्र वेगों से, सा वही पूर्वक तुनि तीव्र शूल उत्पन्न करती हुई, वही पीड़ा जब गुदा और उपस्थ से उत्पन्न होकर ऊपर की ओर उड़ती हुई तीव्र वेगों से पक्वाशय तक पहुंचती है तो उसे प्रतितुनि कहते हैं। तुनि और प्रतितुनि दोनों एक प्रकार की पीड़ाएं हैं, अवस्था और गति भेद से इनका भेद हो जाता है। पक्वाशय और मूत्राशय से उठकर नीचे की ओर जाने वाली तुनि है, मतलब पक्वाशय से मूत्राशय से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुनि रहती है, और प्रतितुनि जो रहती है गुदा और उपस्थ से उठकर पक्वाशय तक पहुंचने वाली अपवर्ड डायरेक्शन में जो होती है वह प्रतितुनि होती है। यही इसमें परस्पर भेद है। यह दौरे का दर्द होता है, मतलब इसमें झटके आते हैं, वेगावस्था रहती है और इतनी तीव्र होती है कि रोगी बहुत विहल हो जाता है। वेग हटने पर भी रोगी को कुछ शांति मिलती है, इसको प्रतितुनि कहते हैं। प्राय यह पीड़ा अश्मरी के कारण होती है और जब अश्मरी वृक्कों में रुककर शूल उत्पन्न करती है तो इसकी गति बस्ती प्रदेश में मूत्रेंद्रिय तक पहुंच जाता है, तब इसे तुनि, या यदि अश्मरी बस्ती मुख या मूत्र प्राणी में रुककर पीड़ा करती हुई ऊपर वृक्कों तक पहुंच जाते हैं तो उसे प्रतितुनि कहते हैं। सेम ऐसे ही पेशेंट जो रहते हैं डिस्मेनोरिया के भी पेशेंट आती हैं कि उनको जब मेंसेस आ रहा होता है तब बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, इतना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा होता है, लेकिन उसमें थाइज में पेन हो रहा होता है, लोअर एब्डोमेन में और लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, कुछ ऐसे मिलता जुलता है। लेकिन ये खासकर बताया है कि गुदा उपस्थ में हो रही है तो ऊपर से नीचे हो रही है और नीचे से ऊपर ऐसे हो रहा है। सेम ऐसे ही रहता है डिस्मेनोरिया में। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, अभी 4 दिन पहले उसका कॉल आया था, सेम बिल्कुल आपने जैसे अभी कंप्लेंट बोली ना, मैंने तो उसको जैसे उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे था, अभी उसका 43 एज है, तो मैं तो उसको मेनोपॉजल इसमें ही ले रही हूँ फिलहाल। पर उसका पेन सेम ऐसे ही बोला था बिल्कुल। मैंने तो मुझे अभी पेन है, हम एब्डोमिनल पेन है या लोअर एब्डोमिनल पेन है ऐसे करके उसको ट्रीट करते हैं, पर ये इतना क्लियर क्लियर अपने ग्रंथों में लिखा है ना, तो इसका बहुत मतलब पढ़ने के बाद बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इतना कैसे लिखा होगा इन लोगों ने। बहुत ही सेम कंप्लेंट से, और इतना सीवियर पेन हो रहा था। वो 15 अगस्त का झंडा वंदन करके नीचे से आई ऊपर, और फिर जैसे इतना सीवियर पेन हो गया कि उसको बात भी करते नहीं आ रहा था। बोले किचन में काम करते करते मुझे एक जगह पे बैठना पड़ा, मुझे पीरियड से बोले, पर मुझे ऐसे सुबह नहीं लगा, मैं तो झंडा वंदन करके आई ऊपर, और उसको बोलना भी नहीं हो रहा था। उसकी बेटी ने कॉल किया कि बुआ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूं मैं अभी। तो फिर उसने मैंने बोला उसको फोन कर, मुझे उससे बात करने थे, फिर मैंने बात की तो बिल्कुल ऐसे ही कंप्लेंट बोल रही थी, उससे बात भी नहीं हो रही थी, इतना सीवियर पेन हो रहा था उसको। बोली मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे पेन हुआ है, नहीं तो अब तक के कभी पेन नहीं हुआ। पर जैसे लास्ट ईयर उसका सोनोग्राफी किया तो वो तो एकदम नॉर्मल आया था। अभी मैंने बोला फिर से एक बार करके देखते हैं हम लोग कि क्या कुछ है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको। फाइब्रॉइड की हिस्ट्री तो मुझे नहीं लग रही है, पर ये जैसे आपने पेन बोला है कि प्रतितुनि वाला, तो ये उसमें मुझे दिखा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इसे अभी डायग्नोस किया। आपने जब पढ़ाया तभी मैं शायद इसको डायग्नोस कर पाई हूँ। जी सर, आप जो पढ़ाते हो ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। और एक क्लास तो मैं बोलती हूँ कि सबने अटेंड करना चाहिए, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होते हैं ना कि ये मैंने भी अभी 20 साल में प्रतितुनि तुनि ये मतलब पढ़ा हुआ था, पर हम शायद उसके इग्नोर कर जाते हैं बहुत बार की छोटी चीजें, चलो ठीक है ऐसे करके जाते हैं, पर ये पता होना चाहिए हर एक को। जी सर। इसमें चिकित्सा बता रहे हैं इस रोग में भी मूत्राश्मरी जैसी ही चिकित्सा करना चाहिए, मतलब वायु को अनुलोमित करने वाला चिकित्सा ही करना चाहिए।
हाँ, आकांक्षा मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? ऐसे तूनी प्रतितूनी डिस्मेनोरिया के भी पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, बिफोर मेंसेस और आफ्टर मेंसेस भी ऐसे पेन होता है बहुत सीवियर। कुछ आप सर लोग मैं थोड़ी देर में कनेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ सर। ठीक है, ठीक है। मीनल मैम कुछ बताइए, आप आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सविता मैम, हाँ सर। हाँ बताइए। सर जैसे आपने अभी बताया कि प्रतितूनी को आपने डिस्पेनोरिया से कोरिलेट करके टीकाकार ने लिखा है, सर वाकई ये चीज़ तो हम लोग नहीं कभी सोचे थे। पर डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स जो आते हैं उसको ट्रीट करते हैं तो मेन बात का अनुलोमन ही होता है। बात के अनुलोमन से ही जो नाभि पूरण करना है या फिर उसको कोई स्नेहपान करा के केयर जेलकस की उसका बात का अनुलोमन कराना एक मेन ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर। और उसके अलावा सलसूल वर्जनी बटी और कुछ ऐसा कुछ शंखपट्टी वगैरह देती हूँ जिससे कि उसको वायु का है जो वो पैसेज प्रॉपर हो और उसका वो पेन सबसाइड करे, यही यूज करते हैं। पर सर इसमें प्रतितूनी के संग इसको कोरिलेट करने का ये आपने पहले बार बताया है। इसको अब आगे फिर जब पढ़ेंगे तो टेक्स्ट में प्रॉपर प्रतितूनी का ट्रीटमेंट अगर पढ़ेंगे तो सर इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है सर प्रतितूनी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेस पे? और भी रहते हैं, वायु का अनुलोमन करने वाले ही चिकित्सा बताया। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रतितुनी, ऊपर से नीचे आ रहे तो तुनी। कल मेरे पास एक लड़की आई, मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो अभी 27 ईयर्स की है, मतलब अनमेरिड है, अपनी मम्मी के साथ है। तो उसको क्या हुआ था कि उसको जब से मीनार्के हुआ तब से ना उसको मतलब मेंसेस का, हर मेंसेस में पेन होता ही है, डिस्मेनोरिया है ही। तो उसका उसने बहुत इलाज भी कराया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। उसको एडिनोमायोसिस भी है, एंडोमेट्रोसिस भी है, हेवी मेंसेस, और ये डिस्मेनोरिया और पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ये सब है उसका। और हिस्ट्री में देखा तो वेगा अवरोध और यही सब है। तो कल वो आई ना, तो उसको ऊपर से नीचे ऐसे पेन हो रहा था, मतलब तूनी जैसा वेदना हो रहा था। और बोल रही थी कि वजाइनल पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना सीवियर पेन हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो और एलोपैथी नहीं लेना है, क्योंकि एलोपैथी का कॉम्बिफ्लेम खाए तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है बॉडी में। तो मतलब मेंसेस भी 3 पैड चेंज कर लिए उसने, इतना हैवी मेंसेस भी आ रहा था, चौथा भी चेंज करने वाली थी, ऐसे बोल रही। तो फिर मैंने उसको स्वेदन दिया, नाड़ी स्वेद दिया, 10 मोलारिश पिलाया उसको, और मैंने उसको मात्रा बस्ती दिया शेरबला तेल का। तो ये देने के बाद उसका पेन सबसाइड हो गया 1 घंटे में। हाँ तो सर ये बहुत ज्यादा होता है सर, वायु का अनुलोमन करने से तो पेन का इतना ज्यादा अच्छा रिलीफ होता है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी सर अभी 1 हफ्ते पहले, वो मेरे पास हेडेक की कंप्लेंट लेके आई। उसने मुझसे सिर्फ कहा कि मैम मैं सालों से, तो माइग्रेन है मुझे मैम, और मैं अपना कहीं से आयुर्वेद का उसने पता किया था तो वो सिरसुलादी वज्रस गोदंती और एक ड्रग और ले रही थी। ये मैं 3 ड्रग शुरू किया था, मुझसे बस थोड़ा सा ही आराम आया। आप मेरी बस शिरोधारा कर दीजिए, मेरे को शिरोधारा से आराम आ जाएगा। मैंने सर उसका पूरा हिस्ट्री लिया तो देखा कि उसमें सीवियर मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। वो कभी कायम चूर्ण लेके कभी कुछ लेकर अपना काम चला रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपका पहले पहले शिरोधारा नहीं लूंगी, शिरोधारा लेने से वो कारण नहीं खत्म होगा, कारण आपका यहाँ पे है। तो मैंने सर उसको फर्स्ट वीक में वस्तियों के लिए एडमिट किया और मैंने उसको 4 वस्तियां दे पाया था सर। उसने कहा कि मेरा सिर का पेन अब हो ही नहीं रहा है और मुझे बहुत रिलीफ है, कॉन्स्टिपेशन भी उसका कम। मैंने उसको अनुलोमन के लिए एरन तेल भी दिया और उसका मैंने बस्तियां भी शुरू करी। तो सर 4th डे ही उसका बिल्कुल सिर का दर्द खत्म था जो सालों से नहीं खत्म हो रहा था, और बिना शिरोधारा के और बिना किसी शिरसुलादी वज्रस के उसका हेडेक खत्म हो गया। तो सर वायु का अनुलोमन तो इतना बड़ा ट्रीटमेंट है हम लोगों के यहाँ कि उसका मतलब उसका भी बहुत अच्छा हमें इम्पैक्ट पूरे शरीर में कहीं ना कहीं दिखता ही है। मैम बस्ती कौन सी थी, मतलब काढ़े मतलब इसके नींबू बस्ती अनवस्था? हाँ सर वही, एक मैंने क्षीरबला की दी थी और एक मैं मालचलिक देती हूँ वो दी थी मैंने टूर में। मैंने अभी कोई स्पेसिफिक अच्छा। दे ही नहीं पाया था, मतलब कि ये कि स्पेशली मुझे कुछ ज्यादा जो मेरा पेट कॉम्बिनेशन रहता है शुरुआत से तो वो दिया था मैंने अभी। और 4th वस्ती में ही उसका हेडेक बिल्कुल फिनिश, मतलब मुझे पर अभी हाँ उसको सर हाँ सर एक कंप्लेंट वो करी कि मेरे कुछ पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं अभी उसका अभ्यंगम सूजन तो करा रही सर। पैरों का दर्द वो थोड़ा सा बताया कि मुझे कुछ वो शुरू भी हुआ है। पैरों का दर्द भी हो रहा है तो आप इसमें तिक्तक क्षीर बस्ती और या फिर क्षीरबला तेल या चंदन वाला लाक्षादी तेल, ऐसे तेल या काढ़े का बस्ती, ऐसे बस्ती से ही ज्यादा फायदा होता है। हाँ वो तो सर इसका चल रहा है। मैंने कहा कि अभी पेशेंस रखिए आप, अभी 1 वीक में बस्तियां कंप्लीट होने दीजिए,
फिर उसके बाद में मैं मतलब अगर तब भी रहता है पैरों का दर्द तो मैं स्पेसिफिक कुछ देखूंगी, अदरवाइज इसी से कंप्लीट कवर में आएगा। जी। बस। एलोपैथी में पेन किलर्स देते हैं बस, उसके बाद हाँ सर, सालों से हेडेक के लिए दवाई खा रही थी, मतलब कह रही थी कि मैम सब कुछ ट्राई करने के बाद में मैं आई थी यहाँ पर। जी। सर ये अगर ये टूनी पिट्टूनी में किडनी स्टोन है और सर उससे क्या कहते हैं बत्तियां दी हैं 10 मूल काढ़े वाला की या हाँ सैचर तेल की, तो दर्द रुकना चाहिए सर? हाँ, और दूसरा है इसमें अवपीड़क्स नहीं, 25 ml सुबह खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद, सुबह और शाम। ऐसे अगर घी पिलाया जाए या सिद्ध घृत पिलाया जाए तो वो पेन कम हो जाता है। अच्छा। स्नेहन होना चाहिए या फिर तो हम सर वो एक बार वो भी बताया था क्या कहते हैं जैसे कनका आशा और मामनिष्ठा को देते हैं पेन हाँ के लिए। हाँ देते हैं ना, कनकासा डायलिटेशन करता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोल देता है। जी। और प्रभात जी, आपने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज पवन जी सर नहीं है। नमस्ते, मैं अभी ज्वाइन किया सर। हाँ सर, आपका एक्सपीरियंस है सब तूनी प्रतितूनी? रेनाल कॉलिक सर, इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जी। तो आपने कैसे मैनेज कैसे किया, कुछ बताइए। सर रिसेंटली तो मैं ऐसे 3 केस देखे हैं और तीनों में वो जो किडनी का जो एनाटॉमिकल लैंडमार्क है इसी एरिया से पेन स्टार्ट है होके इंग्विनल रीजन तक आया था वो। तो ये आता था, मतलब ये ऐसा कंप्लेन लेके पेशेंट आया था। बाद में किसी ने एक्सरे किया, किसी ने अल्ट्रासाउंड किया तो स्टोन ही निकला तीनों केसों में। और वो तीनों में मैं ये अवपीड़क स्नेह और ये हजरुल या भस्म पे जो कॉम्बिनेशन है जो हम अब यहाँ डिस्कस होता है ये सब मैं दिया। और विद्ध कर्म किया ये क्षिप्र के 2 अंगुलों पर, सॉरी अंगुष्ठ मूल विद्ध किया। तो इतना भी मैं पेन भी रिलीफ हो गया। और एक केस तो मुझे लेकर आए, वो स्टोन निकाल के 10 mm का एक स्टोन था वो लेके आए थे। तो पेन तो रिलीफ हो गया सर 1-2 दिन में। ऐसा जी ऐसा मिला एक्सपीरियंस। जी। और आकांक्षा मैम, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आपके पास तो इतने सारे पेशेंट आते ही हैं सब लोगों के पास। अंगुष्ठ मूल के यहाँ विद्याकर्म। जी हेलो, हाँ मैडम बोलिए। पैरों के अंगुष्ठ मूल के यहाँ हाँ विद्याकर्म पैरों के किया अंगूठे। क्या आपने? जी 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 जी। ओके। कमल मैम, आप बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या? सर परसों ही आया था पेशेंट मेरे पास। मानो मेरा स्टाफ मेंबर ही था। बहुत दर्द होता तो उस टाइम पे उसको मैंने गोक्षुरादि गुल शंखवती दिया था पेन उदर शूल के लिए, और हाइड्रोथेरेपी दी थी क्योंकि कौन से साइड पेन बहुत था उसको, मानो यूटीआई सिस्टाइटिस जैसा कम, तो थोड़ा सा यूटीआई होगा इसीलिए मैंने उसको दिया तो कम नहीं हुआ था। उसके बाद कनकस वगैरह दिया था और पेशेंट को मुस्तादी काढ़ा मानो गोक्षुरादि पुनर्नवा पाषाण भेद मुस्ता अक्षर थोड़ा सा ये अक्षर उशीर वाला चंदन ये डाल के मैंने उसको क्वाथ बना के दिया था तो उसको रिलीफ आया है। अभी पेशेंट फिट है, लेकिन सर फिर उसके बाद यूएजी मैंने करवाया उसका तो उसमें 8 mm का है, वो अपर पोल में है किडनी के, और 9 mm का जो है तो लोअर यूरेटर जंक्शन जो रहता है उधर पे आया है, लेकिन अभी भी पेशेंट को सुई चुभने जैसी पेन है। और उसको मैंने बोला कि मात्रा बस्ती ले लो, क्योंकि पहले 2 महीने वो उसने जो मात्रा बस्ती ली उससे उसको आज तक दर्द नहीं होता था। और पेशेंट का हेतु है सर कि पानी ही नहीं पीता पेशेंट। पेशेंट बोलता है कि मुझे प्यास ही नहीं लगती तो मैं पानी कैसे, और पीने से मुझे मतली उल्टी वगैरह होता है ऐसे।
वो उसका हेतु है था, विषमासन भी हेतु था उसका। और वो ऑफिस में काम करती है तो वेग अवरोध, मूत्र वेग अवरोध भी करती है, ये उसका हेतु है। लेकिन मल्टीपल स्टोन्स ऐसे करके भी थोड़ा सा उसमें ईवीजी स्कैन में बोला है, स्मॉल मल्टीपल स्टोन्स करके। सर मुझे एक पूछना था, ये तो हमको जो स्टोन दिखते हैं ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह है, लेकिन जैसे हॉर्न शू शेप जैसे स्टोन रहते हैं हमको नहीं दिखते एक्सरेज में, तो उस टाइम पे हम कैसे प्रयोजन करें? यही मात्रावस्थी ही देना चाहिए, मात्रावस्थी या फिर लेकिन सर जितना स्टोन बड़ा रहता है हमको दिखता नहीं है एक्सरे पे, के भी एक्सरे निकालो तो यूएसजी में तो जो दिखता है, नॉन विजिबल रहते हैं स्टोन, यूएसजी तो में तो उस टाइम दिखता पे है। भी हम मात्रा बस सर आप उस टाइम पे हम इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करें? जब भी पेन हो रहा है तो वायु अनुलोमित है, बस ये सोचिए कि अपान वायु जो है वो अटका हुआ है या फिर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, उसको प्राकृत करना है। जहां पर भी हो रहा है वायु को निकाल दिया, सब पेशेंट को ठीक हो जाता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी रहता है उस टाइम पे, पेन का उसमें तो यही था, हाइड्रोनेफ्रोसिस में हेड तो मूत्रल नौचे दवाइयां वोमिट देते नहीं। हैं, मूत्रल दवाइयां देते हैं। हाँ तो नेफ्रोसिस क्यों हुआ है, क्या पैथोलॉजी हुई है, वो तो डायग्नोस करना पड़ेगा यूरिन टेस्ट करके। हाँ। तो सर सिर्फ मात्रा बस्ती हम उनकी इमरजेंसी मैनेजमेंट रहेगी, हाँ, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कल कैलकुलाई मेरे पास रहते हैं। कल मेरे पास वो आई थी पेशेंट में, उसको इतना सीवियर पेन था, इतना सीवियर पेन था लोअर एब्डोमेन में और डिसमेनोरिया था। तो मैंने जैसे हाँ। फिर बोला तेल का मात्रा बस्ती दिया और नाड़ी सूज दिया उधर, एकदम ठीक ही हो गई वो। बोली पहले 70% फायदा हुआ, फिर उसके बाद में वो 1 घंटे बाद बोली कि मैं एकदम ठीक हो गई। ओके सर। जी। सर मेरा एक केस था। आप प्रभात जी एक चीज बताइए, अपेंडिसाइटिस में तो तूनी प्रतितूनी नहीं होता है, तो उसमें कैसा पेन होता है अपेंडिसाइटिस इसमें में? वो मैकबर्निस पॉइंट में पेन रहता है सर, हाँ, और अम्बलाइकस में भी में वो पेन शुरुआत होता है, फिर मैकबर्निस में ज्यादा रहता है, टेंडरनेस भी रहता है, और ठीक है। बाकी फीवर रहना, वोमिटिंग हो सकता है। हम्म, ये सब सिम्टम में तो प्रेजेंट करते हैं, हम्म, और मसल गार्ड भी रहता है ज्यादा, अगर सिवियरिटी बढ़ा है तो हम्म। एक्यूट एब्डोमेन का कंडीशन लास्ट स्टेज में भी मिलता है, रप्चर हो गया है, ऐसा कुछ हाईली इन्फेक्टेड हुआ है, ये सब प्रेजेंट करते हैं सर। हाँ। तो इसमें कैसा करना करना चाहिए मैनेजमेंट? अपेंडिसाइटिस में तो रक्त मोक्षण, आयुर्वेद में तो हम यही करते हैं कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में रक्त मोक्षण करा दिया जलौका से, उसके बाद में हम पेन मैनेजमेंट देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर वो तो सर्जरी में ही भेजना करना पड़ता है, जी जी सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरी है। जी हाँ। सर। ये सर मोशन का साइट क्या है अपेंडिसाइटिस में? क्या बोल रही है? रक्त मोशन का रक्त मतलब साइट हम जलौक, अपेंडिसाइटिस। उधर ही मैकबर्निस पॉइंट के उधर ही आप जलौका को रख दीजिए, वो खुद ही अपना अशुद्ध रक्त ले लेगी, और उससे प्राइमरी लेवल पे तो पेन कम हो जाता है। और सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं हम लोग, तो उससे फायदा होता है। ओके सर। सर मैंने अभी एक पेशेंट का जलों का ऑपरेशन किया था, तुरंत उसे 50% रिलीफ हो गया था अपेंडिसाइटिस। अच्छा, हाँ सर, अभी 2-3 दिन पहले मैंने किया था। अच्छा। वेजी इसमें तुरंत ऑपरेशन तो नहीं करते अपेंडिसाइटिस में, अभी आपने बताया है ये अच्छा कि सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देखिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर पहले लाते हैं, रिकरेंट अगर हो रहा है तो फिर अपेंडिसेक्टमी करते हैं। तो अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, सूक्ष्म त्रिफला और साइक्लोपाम एकेटी का की लंबा। इंजेक्शन देते हैं, जो मतलब मसल को रिलैक्स करे, साइक्लोपाम का इंजेक्शन, ऐसे कुछ कुछ ऐसे इंजेक्शन नहीं दिया उसमें जाता तो है। फिर मतलब एलोपैथिक का तो हम पता ही है सबको कि क्या क्या करते हैं, लेकिन मतलब आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट जैसे इसमें जो रीनल कैल्कुलाई वाला है उसके अंदर हम लोग ऐसी चीजें देते हैं कि जो थोड़ा सा विस्फिकंता वास्ता मंजिष्ठा ये सब दिया, जिससे कि वो
जो एरिया है थोड़ा सा फैल जाए, कनका सब से वो फैले वो एरिया, और मात्रावस्थी दे दिया तो नीचे की ओर थोड़ा सा जा रहा है, या वात का शमन हो गया। इसके अंदर अपेंडिसाइटिस का अगर पेशेंट इमरजेंसी में आया तो हम लोग क्या करेंगे? इमरजेंसी में आए तो जलौकावचारण ही किया जाता है। अच्छा, और यहाँ हमारे सर का एक फॉर्मूला है, शुचियो घड़िया, वो कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं वो लगाते हैं वहां पे, तो उससे पेन तुरंत कम होता है। तो इसको शेयर कर दीजिएगा भाई जी। लेप टाइप का होगा कोई? हाँ, जी जी आकांक्षा मैम को मालूम होगा क्या है, वो सर का फॉर्मूला है, शुचियो घड़िया करके। जी। ये 9 mm तक का मैम था स्टोन जो आप बता रही थी, कैलिसिस में था मैम? कमल मैम? हेलो। कमल मैम, हाँ, वो एक था 8 mm का, वो कैलिक्स में था, अपर पोल पे किडनी के, और एक लोअर यूरेटर जंक्शन के पास चला हुआ था, वो 9 mm का था। अभी भी पेशेंट को थोड़ा सा पेन है, लेकिन मैंने मात्रावस्थी बोला है, ओपिडक्स ने बोला है, ओरली भी दिए हैं, और एक हाइड्रोथेरेपी दी है, लेकिन पेन उधर साइड पे रहता है। वो बोलता है पेशेंट की सुई चुभने जैसा उधर है। अभी बाकी का पेन कम हुआ है, मिक्चुरेशन भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन पेन रहता है इसमें जो ऐसे। स्टोन है उसको तोड़ने वाली, जैसे अपने पाषाण वगैरह यूज किया है, तो उसका बहुत अच्छा रोल होगा। पहले सभी वो किया है, क्योंकि ये तो वो 9 mm सारी। इम्पैक्ट भी हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज कर सकता है। नहीं, यूएजी स्कैन किया मैम, उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं दिखा, अभी नहीं? अभी नहीं। ठीक है। हाँ, सर उसीलिए मेरा सर एक को मैनेजमेंट, अर्ली मैनेजमेंट। प्रभात जी बोलिए। बोलिए सर। जी सर, मेरा एक केस था कुछ 2-3 महीने पहले का है। वो उनका कंप्लेन था, वो जो पेरिनियम से पूरा थाई, बैक साइड ऑफ द थाई तक तो सीवियर बर्निंग सेंसेशन होता था, थ्रू आउट द डे रहता था। तो उनका मैं एग्जामिन किया तो एक फिशर भी था, तो फिशर के लिए सब चलाया AKT, सुक्मा त्रिफला और जात्यादि तेल एक्सेट्रा, तो इसमें थोड़ा हील ऑफ हो गया, फिशर का कंप्लेन रिलीफ हो गया। फिर भी वो पेन, वो जो बर्निंग सेंसेशन परसिस्ट किया कर रहा था, मतलब 1-2 महीने तक भी। तो ये क्या तूनी प्रतितूनी से रिलेट हो पाएगा? हाँ, नहीं ये तो नीचे हो रहा है ना, थाइज में जा रहा है ना। जी जी, नीचे हो रहा है। ये तो तूनी प्रतितूनी है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब पक्वाशय और गुदा उपस्थ तक ही रह रहा है। जी, हाँ, और इसको आप बोल रहे हैं वो कैसे? नीचे जा रहे हैं, वो तो हाँ थाइज में हाँ जा रहे हैं, वो अलग हो हाँ। जाएगा। तो उसको उसका सर संप्राप्ति थाइज कैसे के होगा? अपर 1/3 में अगर जा रहा है तो आप कैलकुलाई भी ओवररूल कर लीजिए। बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब बर्निंग कैसा हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है क्या? और अपर नहीं 1/3 जा रहा है तो हो सकता है कि स्टोन का रेडिएटिंग पेन हो। नहीं मैडम, ये जो बाकी इन्वेस्टिगेशन भी जो हुआ, स्टोन का कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिला। एक्चुअली वो पेरिनियम से नीचे नीचे की पार्ट में ही वो उनका बर्निंग का है, बहुत बर्निंग सालों है से तो था। आप उशिरासव, चंदनासव, सारीबाध्यासव, ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य हैं वो दीजिए ना, सुचेकर, जी प्रवाल पंचामृत, चंदन आदि पानक, तंडुलोदक। जी। तो सर इसका संप्राप्ति कैसा हुआ होगा, मतलब आपने कैसे बोला हम फिशर, समझेंगे? फिशर था ना, हाँ, फिशर फिशर या था। फिशुला ऐसे कुछ होगा। फिशर था सर। हाँ, तो उनका पित्त वहां पे एग्रेवेट होगा, पित्त बढ़ गया होगा, पित्त और वायु दोनों साथ में वहां जाके दाह कर रहा होगा। वहां पे तिक्तक क्षीर बस्ती भी बहुत अच्छा काम करेगा। गुरुचि सिद्ध जो दूध का बस्ती है, हाँ उसे हाँ बर्निंग एकदम ठीक ही हो जाता है। जी। ये फिशर में सर बस्ती मतलब कैसे देंगे? फिशर में नहीं दे, फिशर था क्या? फिशर फिशर है था ना? और हील अप भी हो गया सर, हील अप होने के बाद भी अच्छा, वो हील अप। बर्निंग रहा। हाँ, फिशर में तो बहुत मुश्किल होता है कैथेटर डालना, उसमें जाता है का मात्रा बस्ती थोड़ा डाल सकते हैं। सर उसमें चंदन तेल और जात्यदी तेल का बस्ती दे, और गुद पीछू जो रहता है ना, वो जात्यदी तेल का दे, तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है सर। जी हाँ मैम, हाँ पिचू मतलब बहुत थोड़ी सी बस्ती जैसे जात्यादी हाँ वगैरह
देते हैं हीलिंग के उतना तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं 60 बस्ती की सिंपल मैम 30 ml का हम मात्रा बस्ती दे, और वो तो मात्रा देखो। बस्ती के बाद पेशेंट को जो गुदे पिचू रखते हैं हम जाते दी तेल का, तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है मैम, तो हील होता है पेशेंट का। और मेरे पास वो तो दाढ़ी देते ही मादी है मैम, जाते आदि तो देते ही हैं, ओरली सब कम दाढ़ी मात्रा मादी में। सूक्ष्म त्रिफला ओरली, और थोड़ा सा वात का अनुलोमन करने के लिए भी उसको चांगेरी ओरली। अधिकृत है, वो बहुत अच्छा करता है। चांगेरी अधिकृत, हाँ फिस्टुला में चांगेरी अधिकृत, दाढ़ी मादिकृत, शतावरी कृत, विदारी अधिकृत। ओके सर। तो चांगेरा देवी इंटरनली भी देना है या लोकल? इंटरनली खाने के लिए, हाँ जी। सर ये बार बार स्टोर बनती रहती है, जैसे पेशेंट होते बहुत से कंप्लेंट लगाते हैं कि अभी स्टोर निकल गई, जैसे आजकल मेरा ही पेशेंट चल रहा है, एक स्टोर निकल गई, फिर 2 उसकी निकली है, फिर दवा खा, तो जैसे बहुत सी जैसे उसमें रेता फिर आ रहा है। बर्बराइजेशन कराना चाहिए, शरीर का शुद्धि करना जरूरी है। जिनको बार बार रिकरेंस हो रहा है तो पूरा अच्छा, बॉडी का क्लीनिंग कराना जरूरी होता है। साल में तो एक ब्रेथ तो जरूर करा दें। सर जो जैसे नीरू बस्ती का प्रकोप हो जाता है, जैसे मेरे पेशेंट को भी हो गया था, तो सर ये प्रतितुनी में आएगा फिर तो? क्या हो गया था नीरू बस्ती से? सर वो उसके मुझे वो दे रहा था, पंच प्राशस्त्य बस्ती दे रहा था, तो 10वें 11वें दिन सर जाके उसे बहुत ही ज्यादा जो है लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर बहुत सीवियर पेन हुआ एकदम अचानक सर। तो सर मैंने क्या कहते हैं उसे, ये आपने बताया 10 मूल बस्ती दे दी थी, तो 10 मूल की और क्या कहते हैं उसकी बस्ती दी थी सहचर आदि तेल की, तो और फिर बार बार रीअक्रेंस हो रहा था सर, 5-6 घंटे दर्द रुकता था फिर हो जाता था, 5-6 घंटे रुका ये फिर हो गया। ऐसे अगर हो रहा है ना तो फिर वो दशमूल, मदन फल और दूध इसकी बस्ती दे दें। वायु को निकालना है खींच के, तो मदन फल डाल के दें और थोड़ा घी डाल तो के दें। सर मैं तो सर साथ में वो दे दिया सूल गज केसरी रस, तब जाके दर्द रुका उसका सर। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ सर। बस्ती में हम लोग दशमूल, मदन फल और दूध का बस्ती देते हैं तो वायु निकल जाता है। प्रभात जी, आशा जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी नहीं सर। मेरा भी एक फीमेल पेशेंट था 68 इयर्स का, तो उनको ऐसे ही हुआ था, वो डायबिटिक थी, तो काफी टाइम से मेरी मेडिसिन चल रही थी। तो एक बार कहीं बाहर गई थी शादी में, तो वहां पे उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, तो फिर वो बोल रही थी कि मेरे को बहुत मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन आ रही है और लोअर एब्डोमिनल पेन ज्यादा हो रहा है, और पूरे बॉडी में मतलब दाह जिसको बोलते हैं ना, वैसे लक्षण थे। पेशेंट वातपित्त प्रकृति थी। तो मैंने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, उसको चंदन बना दी, ऑयल थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास आ नहीं सकती थी वो, तो थोड़ा गुनगुने पानी में चंदन बना दी, ऑयल पीने के लिए दे दिया 20 ml रिपीटेडली 3 times, और ये उशिरासो लिख के दिया था, मतलब 2 दिन में आराम हो गया। तो ऐसे मतलब ये तूनी प्रतितूनी उस टाइम मेरे को ख्याल नहीं था कि ये रहता है, लेकिन एक्चुअली सर ये वातावृत पित्त के जो लक्षण रहते हैं ना, उसमें भी ऐसे मतलब जहाँ वायु का अनुलोमन नहीं हो पाता है, उसके साथ किसी भी और दोष का मतलब समन्वय हो जाए, तो उसमें भी ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। उसमें पर्टिकुलरली वातानुलोमन और जो भी दोष बड़ा है उसकी चिकित्सा की जाए तो तुरंत आराम मिलता है। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। शशि मैम, मीनल मैम, आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने तूनी प्रतितूनी के? डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ बताइए प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग सोचिएगा फिर बताइएगा। हम लोग आधमान के लक्षण देखते हैं। 68 नंबर का श्लोक आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। आधमान और प्रत्याधमान, ये कहाँ पर हो रहा है? ये देखिए स्थान कहाँ पर है। वायु तो है दोनों जगह, तूनी प्रतितूनी है, वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है। यहाँ पर आधमान के लक्षण बता रहे हैं। साटोप मृत्यु रुग्र रुज माधमात मुदरम भृशम आधमानम मिति तम विद्याद घोरम बात निरोधजम। मतलब पक्वाशय में वायु के रुक जाने से पेट में गड़गड़ाहट होती है और बड़ी पीड़ा होती है, पेट फूल जाता है। इस कष्टप्रद व्याधि को आधमान कहते हैं। और प्रत्याधमान क्या बोल रहे हैं कि प्रत्याधमान के लक्षण विमुक्त पार्श्वमध्यम तदेवामाशयोत्थितम
प्रत्यादमानम विजानीय कफ व्याकुलितानिलम, मतलब कफयुक्त वायु आमाशय में विकृत होता है। यहाँ पे आमाशय है, पहले वाले में पक्वाशय है, तथा पेट में गड़गड़ाहट और पीड़ा होती है तब उसे प्रत्यादमान कहते हैं। और इसमें पार्श्व हृदय में पीड़ा नहीं होती है, लेकिन आमाशय में हो रही है गड़गड़ाहट, ऊपर वाले में आधमान में पक्वाशय में हो रही है। आधमान से पेट में अफारा समझा जाता है, आधमान से मिले हुए आटो पर आना होते हैं। साधारण ये एक से हैं, किंतु उनसे उनके आगे के कहे गए सूक्ष्म भेद भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। आधमान के बारे में और क्या बताया, टीकाकार ने क्या बताया वो हम देखते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट जरूर देखे होंगे, और सबके पास ऐसे पेशेंट आते हैं आधमान के, कुछ खा लिया हैवी तो हो जाता है। टीकाकार बोलते हैं कि आधमानम महा साटोपमित्यादि, साटोपमिति आटोपश चल चलनमिति गयदासा गुड़गुड़ा शब्द इति कार्तिका आधमातम वातपूर्ण चर्म पुटक स्थानीयम उदरम मिति पक्वाशय प्रत्यादमानस्यामाशय समत्वात् घोरमिति कष्टप्रदम आमाशय समुत्थत्वेन प्रत्यासत्या पार्श्वहृदयोरपि वेदना शंका निरासार्थम महा विमुक्त इत्यादि तद्यव्यत्यनेन साटोपदित्वमति दिशति कफ व्याकुलितानिलम कफावृतावातम। इसका मतलब है कि आधमान के लक्षण कहते हैं कि साटोप इत्यादि, पेट में वायु संचार होने को आटोप कहते हैं, ऐसा गैदास का मत है। कार्तिक के मत से पेट में गुड़गुड़ होना आटोप कहा जाता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होना या आटोप होता है। चर्म पुटक या ब्लैडर में वायु भर जाने से जैसे फूल जाता है, वैसे वायु उदर में भर जाने को आधमान कहते हैं। आधमान युक्त उदर को आधमात कहते हैं। उदर शब्द से यहाँ पे पक्वाशय का ग्रहण होता है। क्योंकि प्रत्यादमान तो आमाशय में होता है, यह घोर अत्यंत कष्टप्रद होता है। प्रत्यादमान आमाशय में उत्पन्न होता है, इसलिए पार्श्व हृदय में भी शूल हो सकता है, लेकिन इसकी शंका को दूर करने के लिए विमुक्त पार्श्व हृदय में ऐसा स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि मतलब पार्श्व हृदय में नहीं होता है। कफ व्याकुलितानिलम, आमाशय में वायु कफ से आवृत हो जाता है। अब ये आधमान के लक्षण बता रहे हैं कि पक्वाशय में वायु का तीव्र संचार और गुड़गुड़ शब्द होता है और अत्यंत पीड़ा होती है, पेट एकदम फूल जाता है। वायु के निरोध से होने वाले इस घोर रोग को आधमान कहते हैं। इसी तरह से पूर्वोक्त आटोपादी लक्षणों वाला विकार आमाशय में उत्पन्न हो जाए, आमाशय में आटोप हो, तीव्र पीड़ा हो, तनाव हो, तो उसे प्रत्यादमान कहते हैं। इसमें पार्श्व और हृदय में कोई भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि आमाशय कफ का स्थान होता है, अतः कफ वायु को आवृत कर देता है। संक्षिप्त आधमान पक्वाशय का रोग है और प्रत्याधमान आमाशय का रोग है, यही इन दोनों में भेद है। इसमें चिकित्सा बताइए। पहले तो बोला है आधमान, यह व्याधि बहुत अत्यंत दारुण होता है, मतलब सीवियर होता है आधमान, जो पक्वाशय में होता है। फिर बोल रहे हैं कि वात संचिति से ही दोनों रोग होते हैं, आधमान आटोप और प्रत्याधमान, वायु की संचिति ही हो रही है। जब उपरोक्त लक्षण संपूर्ण उदर में न होते हुए केवल आमाशय में होते हैं तो उसे प्रत्याधमान कहते हैं। प्रत्याधमान कफावृत वात से होता है। चिकित्सा में आधमान और प्रत्याधमान में दोनों व्याधि अवरोधजन्य होने से सभी प्रकार के अनुलोमक चिकित्सा आवश्यक होती है। स्नेहन, स्वेदन, लेप, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और औषधियों में उष्ण तीक्ष्ण क्षारयुक्त द्रव्यों का प्रयोग प्रमुख उपचार है। आधमान के लिए उदर पर तिल तेल से संवहन करके उदर पर ताप स्वेद का प्रयोग करें। उदर पर हिंगू लेप करना, यह भी वातानुलोमन के लिए उपयुक्त उपक्रम है। दशमूल क्वाथ से निरूह बस्ती का भी उपयोग होता है। आधमान कम होने पे उसका पुनर्प्रादुर्भाव न होने से अनुवासन निरूह का व्यवसायत प्रयोग किया जाता है। इसमें शंखवटी, समुद्रादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, पंचकोलासव, अभ्यारिष्ट, ये औषधि कल्प गर्म पानी के साथ देने से लाभ होता है। सद्य फलदायी चिकित्सा के लिए लहसुनादि वटी चूसने के लिए देते हैं। या अमृत धारा, मुकेश जी बता रहे थे ना अमृत धारा के बारे में, 5-5 बूंद शक्कर के साथ देने से तुरंत लाभ होता है। आप लोगों में से किसी ने अमृत धारा बनाया होगा, डॉक्टर मुकेश साहू जी ने बहुत अच्छा सा बताया था। ऐसे पेशेंट आए हैं आपके पास कि पेट फूल गया है और पक्वाशय में पेन हो रहा है या फिर आमाशय में पेट हो रहा है, उदर शूल के पेशेंट? प्रणाम सर। हाँ जी। सर मतलब ऐसे तो पेशेंट यूजुअली सर मिलते ही हैं हमको,
प्रैक्टिस में सर जहाँ पे पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें जहाँ पे एकदम ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होता है, एक्सटर्नल पाइल्स जहाँ पे 3rd डिग्री पे होते हैं, वहाँ पे ये कंप्लेंट बहुत रहती है सर कि इतना मतलब उन लोगों को अपान वायु नीचे से क्योंकि पास नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं निकल पाती है, तो अनुलोमित मतलब विलोम गति होने से इतना ज्यादा उनको तकलीफ होती है कि वो एकदम परेशान रहते हैं कि गैस पास नहीं हुई गैस, और दिन भर ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि दिन भर मतलब एसिडिटी होती रहती, खाना अपच लगता रहता है। एक बार लॉकडाउन में भी सर एक पेशेंट मतलब ड्यूरिंग लॉकडाउन मतलब एज उनकी करीबन 75 टू 78 ऐसी कुछ एज थी सर, वो काफी एजेड थे, वो इतने परेशान थे सिर्फ इतना ही कि मतलब इतना कुछ भी करिए लेकिन मेरे पेट से हवा निकाल दीजिए, इतना मतलब उनका पेट वो बोल रहे थे इतना मेरा पेट फूल गया है, और वो उनके लड़के बहू कोई थे नहीं तो उनको घर पे ही कैसे भी मैनेजमेंट करना था। तो जो भी सर अभी आपने बताया ना अमृत धारा, तो सर वो लोकल एप्लीकेशन के लिए बोला था, हींग का लेप लगाने के लिए पूरे पेट पे बोला था, अभ्यारिष्ट मैंने उनको बाहर से लेने के लिए बोल दिया था, आप ऑर्डर पे दीजिए अभ्यारिष्ट आ जाएगा, और सर हिंगू वचादी चूर्ण जो होता है वो उनको लेने के लिए बोला था, और एरंड तेल का पिचू और एरंड तेल पाना दोनों समय रात में भी और सुबह में भी। सर ऐसे करके धीरे 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 उनका 1-2 दिन में मैनेजमेंट हुआ था, क्योंकि बहुत क्रॉनिक स्थिति मतलब इतना मतलब उनको उसकी वजह से हार्ट पे उनको इतना प्रेशर पड़ा था, बोले थे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब गैस अगर नहीं निकलेगी तो बिल्कुल अभी मेरे प्राण चले जाएंगे। तो सर बहुत कभी कभी सीवियर कंडीशन भी ऐसे पेशेंट्स लेके आते हैं, और पाइल्स में पेशेंट अक्सर इस चीज के लिए कंप्लेन करते हैं सर। जी सर। और वो शुचियो घड़िया क्या है जो सर सुचियो घड़िया सर जो भी क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट है, जहाँ पे भी हमको लगता है कि पेन मैनेजमेंट चाहे वो पीआईडी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे वो रिनल स्टोन हो, तो जहाँ पे भी सीवियर कंडीशन होती है तो संजीवनी चिकित्सा की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ये लोग बनाते हैं, तो अगर हम उसका एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन उसको पानी में 6 से 10 से 12 गोलियां अगर हम भिगा देते हैं और उसको कॉटन में भिगा के और उसको पूरा कॉटन पूरा ऐसे पेट के ऊपर या जो एरिया है, जैसे मैं अपने पेशेंट में सर जो पीआईडी के पेशेंट होते हैं जो जिनको या डिस्मेनोरिया के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है उनमें यूज करती हूँ सर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हल्के से गुनगुने पानी में 10 से 12 गोली भिगाने के लिए बोल देती हूँ, और वो कॉटन में भिगा के एकदम पतला सा कॉटन पूरा कवर करने के लिए बोल देती हूँ, तो उससे पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है सर। तो वो एक्चुअली वो संजीवनी वही चिकित्सालय की जो मेडिसिन है वो उसी से रिलेटेड है सर, उसी की मेडिसिन है जी। मैम इसके कंटेंट्स वगैरह कुछ बताएंगी क्या मैम? और नहीं मैम, एक्चुअली संजीवनी चिकित्सालय एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा है, संजीवनी चिकित्सा, उसके ये कंटेंट है जैसे हमारी होम्योपैथिक है, तो वो एक अलग ही चिकित्सा है जिसके कंटेंट्स वो चिकित्सा किसी को पास ऑन नहीं हुई है, इसलिए उसकी वो कभी किसी को नहीं सिखाते, मुझे भी हाँ मैं वो लोग सिखाते नहीं है। चाह रहा हूँ, मुझे भी तो नहीं वो जब मैं प्रैक्टिस में थी तभी मतलब सर के पास से हम लोग ने कुछ मेडिसिन जो ली थी वो आज तक चल रही है, तो मुझे भी अभी पता नहीं है वो कैसे क्या है, तो उसके बारे में बस इतना पता है कि लेकिन वो कभी पास ऑन नहीं हुई है, किसी वैद्य को नहीं मिली है, ना उसके कंटेंट पर चले। ओके, तो मैम ये जैसे मतलब मेडिसिन अगर नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को तो इतना सुलभ नहीं, आप तो इलाहाबाद में मतलब आपका तो महाराष्ट्र से वो है ना कि आप मैं भेज कर लेते दूंगा हैं। आपको, मैं भेज दूंगा, लेकिन तो ये कंटेंट्स नहीं मालूम मुझे। जी जी होम्योपैथी जैसी दवाइयाँ होती हैं, गोलियां होती हैं, वो मैं भेज दूंगा, लेकिन कंटेंट्स मत पूछिएगा, मुझे खुद तो इसको टिंचर के फॉर्म में मैडम बना उसके मतलब उसकी आपको मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी, हाँ उसकी बुक भी है, मेरे पास एक बुक है उसकी, तो उस बुक के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सी दो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन करेंगे हमको किसमें फायदा होगा, मतलब अगर स्टोन का पेशेंट है उसमें क्या देंगे, अगर हेयर फॉल का पेशेंट है उसमें क्या देंगे, जैसे हमारी पंचभौतिक चिकित्सा है ना, सेम इसी तरीके से ये संजीवनी चिकित्सा अलग चिकित्सा है। अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर कोई अगर प्रैक्टिस करने बैठेगा तो बोलेगा कि मैं तो सिर्फ इसी होम्योपैथिक जैसी गोलियों पर चिकित्सा कर लूंगा, तो ये टोटली डिफरेंट ही अपने आप में ही एक अलग चिकित्सा और दूसरी है। तो मतलब जैसे ये हाँ। जैसे मतलब होम्योपैथी में से टिंचर अल्कोहल के अंदर इन सब चीजों को वो लोग तो ये वो कर लेकिन लेते ये हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ हमारे आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, बस इतना पता है मुझको, इसमें मतलब उस तरीके का, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं आती है जो हम आयुर्वेदिक में टिंचर वगैरह यूज करते हैं उसकी स्मेल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही रिलेटेड होगी ये मुझे लगता है, लेकिन कंटेंट नहीं पता है। वातनाशक गण ही यूज किए होंगे मैम। नहीं भी मैम, अच्छा, लेकिन कुछ अलग है। कहीं डिटेल नहीं है कंटेंट्स का जो हम जान सके, ये बात। ओके ओके जी मैम। जी मैम। अगर सर आपको भेज देते हैं
तो मैं आपको बुक शेयर कर दूंगी, तो बुक्स में वो कॉम्बिनेशन भले ही आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बुक है शायद उनकी। जी थैंक यू थैंक यू मैम, जी। थैंक यू सर। आशा मैम, आपको कुछ बोलना है कि ब्रेक ले लें? नहीं सर, यही आत्मान के बारे में बात हो रही थी, तो उसी में एक ऐड करना था जो मैम ने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया है। डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स में काफी आत्मान वगैरह जो क्रॉनिक मतलब कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं, तो उनमें आत्मान के काफी लक्षण मिलते हैं। तो उसमें भी अगर वातानुलोमन चिकित्सा कर दी तो उससे आराम मिल जाता है, जैसे दशमूल तेल की बस्ती दे दी या फिर मात्रा बस्ती दे दी। इसमें मैम मैंने सुना है, मतलब मैंने अभी पर्सनल यूज नहीं है मेरा, बट अगर कोई करेगा तो जरूर मुझे बताए कि अगर जो टिपिकल आदमान के बहुत ज्यादा सीवियर ऐसे पेशेंट होते हैं, उसमें टर्पेंटाइन ऑयल का बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। थोड़ा सा एप्लीकेशन आप कर दे तो तुरंत वायु का अनुलोमन हो जाता है। बिल्कुल, तो गाँव मैंने में सुना है। बिल्कुल करते हैं। उसको हम लोग राल का मलम भी बोलते हैं, जो एक्चुअली वो लोग प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। जो भी लकड़ी वकड़ी है उसको जंग नहीं लग जाए, फंगस नहीं लग जाए, उसके लिए ये लोग यूज करते हैं। तो उसका लोकल एप्लीकेशन करते हैं, तो उससे काफी उससे तुरंत वायु अनुलोमन हो जाता है, अनुलोमित हो जाता है, क्योंकि वो काफी हैवी रहता है। जैसे ग्रीस वगैरह की कंसिस्टेंसी कैसी रहती है ना, उस टाइप का कंसिस्टेंसी रहती है। तो मैम हम तो राल का मल्लम थोड़ा सा डिटेल करिए मैम। टर्पेंटाइन ऑयल तो ठीक है, तो राल का मल्लम मतलब गुगलू हुआ क्या? नहीं, सर्जरस। सर्जरस, ओके, थैंक यू मैम। जी, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर 7 बजे। जी सर। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। सभी